हाय फ्रेंड्स, यदि आप एक एम्प्लॉय हो, आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो और 12% आप मंथ वाइज ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करते हो एंड भरते हो, तो ईपीएफओ में 2024 और 2025 फाइनेंशियल ईयर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और तीन ऐसा ऐसा तगड़ा स्कीम आया है, आप देखने से भी चौंक जाओगे। आज ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तीन कौन सा स्कीम आया है प्लस और आगे और एक बड़ा खुशखबर मैं देना चाहता हूं आप लोग के लिए। भले आपको बोरिंग लग सकता है थोड़ा बहुत देखने के बाद वो वीडियो, लेकिन ये वीडियो को आपने पहले से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय हो तो आगे क्या होगा और विड्रॉल प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम से नहीं होगा। विड्रॉल प्रोसेस पूरा फुल्ली ईपीएफओ का चेंजेस हो जाएगा। चेंजेस क्या होगा, एक हम लोग को ईपीएफओ तरफ से एक एटीएम कार्ड इशू किया जाएगा, जो एटीएम कार्ड से कि हम लोग एटीएम का मशीन में जाके हमारा ईपीएफओ का एडवांस पैसा हो गया, हमारा सेटलमेंट का पैसा हो गया एंड पेंशन का पैसा हो गया, जो भी जितना सा पैसा हमारा कंट्रीब्यूट में मिलता है गवर्नमेंट का तरफ से ईपीएफओ का माध्यम से, सब टोटल हम लोग कार्ड माध्यम से हम लोग विड्रॉल कर पाएंगे। इसके लिए वो वीडियो को आपने पहले से लास्ट तक जरूर देखना, कोई भी ऐसा एक स्टेप मिस मत कर देना जो कि आगे जाके आपको पछताना ना पड़े। मैं हूं रविंदर, आप देख रहे हैं आरएन यूट्यूब चैनल। आरएन यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी को स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल को पहला करके देख रहे हैं, हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेने का। यदि हमारा चैनल को आपको हेल्पफुल एंड लाइकफुल लगता है, आपका कोई रिलेटिव पर्सन एंड आपका फ्रेंडशिप ग्रुप में हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक को फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम का सोशल कोई भी ऐप्स में आपने लिंक को शेयर कर देना, जो कि उसका भी बेनिफिट वो उठा सके और उसको कुछ भी मालूम नहीं रहेगा तो वीडियो का माध्यम से वो उसका काम पूरा कर सके। पहले हम लोग आज ही देखेंगे कि इस स्कीम का माध्यम से क्या क्या लाभ होने को आया है, कि क्या क्या लाभ हमारा इन फ्यूचर होने को जा रहा है ईपीएफओ सेक्टर में। पहले हम लोग समझते हैं इंप्लॉई एंड एम्प्लॉयर। इंप्लॉई एंड एम्प्लॉयर दो कैटेगरी होता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं एम्प्लॉयर किसको बोलते हैं, एम्प्लॉई किसको बोलते हैं। एम्प्लॉयर जो काम करवाता है, पहले कंपनी का प्रोप्राइटर हो, कॉन्ट्रैक्चुअल का कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई भी जो ईपीएफओ का कोड लेके काम करवाता है, जो प्रोप्राइटर रहता है कंपनी का हो एंड कोई कॉन्ट्रैक्चुअल का हो, उसको एम्प्लॉयर बोला जाता है। उसका अंडर में जितना एम्प्लॉय को वो ऐड करके रखता है और ज्वाइनिंग करके रखता है, उसको एम्प्लॉई बोलते हैं। इसके लिए पहले वो समझ गए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कौन सा है। पहले फ्रेशर में एक्चुअली 5 स्कीम लॉन्च हुआ है। 5 स्कीम लॉन्च हुआ है। पहले हम लोग जो ऊपर में जो दिया गया है ना, स्कीम नंबर ए, स्कीम नंबर बी एंड स्कीम नंबर सी, ये तीन चीज को आज ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा डॉक्यूमेंटेशन को क्या क्या हम लोग अपडेट करके रखें, कि जो कि मई और जून महीना में जो ईपीएफओ में बड़ा बदलाव करने के लिए जा रहा है और जो कार्ड रहेगा हमारा विड्रॉल कार्ड में, हमको आगे ना परेशानी होना पड़े। और इसी का नीचे देखिए दो चीज दिया है, इंटर्नशिप प्रोग्राम फेज नंबर 1, इंटर्नशिप प्रोग्राम फेज नंबर 2। इंटर्नशिप प्रोग्राम अभी भी चालू हो गया था, वो नया आदमी लोग सब ज्वाइनिंग भी किए थे। आपने भी यूट्यूब माध्यम में देखे होंगे, नहीं तो ऑनलाइन माध्यम में भी आप भी किधर से भी रजिस्ट्रेशन भी किए होंगे। नहीं कोई सेक्टर में काम करते हो तो वो आपके लिए है। इंटर्नशिप प्रोग्राम फेज नंबर 1, फेज नंबर 2 में जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन किया है उसके लिए है। और 3 नंबर में एक आता है आपका ITIS कंपनी का जो रहता है, वो नेक्स्ट वीडियो में कभी कमेंट माध्यम में आपको ज्यादा जानकारी रहेगा तो मेरे को कमेंट माध्यम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जरूरत पड़ेगा तो उसका बारे में भी वीडियो बना के आपको छोड़ेंगे। मेन टॉपिक में है स्कीम नंबर ए, स्कीम नंबर बी एंड स्कीम नंबर सी आज देखेंगे। पहले हम लोग वीडियो का अंदर में जाने के पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल मिनिस्टर क्या कहा है।
निर्मला सीतारमन ने क्या न्यूज में बताया है, पहले समझ लेते हैं। चलो देखते हैं छोटा सा एक वीडियो क्लिप। Priority 2. Employment and skilling and initiatives to facilitate employment skilling for 4.1 crore youth will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce based on enrollment in the EPFO. An incentive will be provided. This employer focus scheme will cover additional employment in all sectors. देन हम लोग समझते हैं स्कीम नंबर ए। स्कीम नंबर ए में बेनिफिट क्या रहेगा? Scheme A, first timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. जो आदमी अभी फ्रेशर में नया ज्वाइनिंग कर रहा है 2024-2025 का फाइनेंशियल ईयर में, उसको 1 मंथ का वेजेस सब्सिडी मैक्सिमम 15,000 रुपया गवर्नमेंट ने पहला महीना में आ जाएगा, ऐसा बोल के जारी हुआ है। लेकिन उसका नीचे भी और एक दिया है कि इसको 3 इंस्टॉलमेंट में ही 2 साल का अंदर ही मिलेगा। इसी स्कीम 2 साल का अंदर चलेगा बोल के भी बोला जा रहा है। ये फुल्ली हम लोग स्टडी किया है कि वो स्कीम 2 साल तक चलेगा, लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट में ही पेड होगा एम्प्लॉय को। डायरेक्टली पैसा आएगा कि ईपीएफओ अकाउंट में जमा होगा, वो कुछ भी हम लोग को पता नहीं चल रहा है। फिर भी आगे जैसा ही चलेगा ऐसा ही 15,000 रुपया का बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा। नया कंपनी चालू हुआ है, नया कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स का जरूरत पड़ता है। उसी क्षेत्र में भी वो 2024-25 में वो नया ज्वाइनिंग दिखाया है वर्कर लुक को, एम्प्लॉय लुक को। नंबर 1। नंबर 2 में पहले से कंपनी चल के आ रहा है, उसका मैन पावर शॉर्टेज आ रहा है, उसी क्षेत्र में नया एम्प्लॉय को भर्ती ले रहा है, वो दोनों क्षेत्र में बेनिफिट मिलेगा। कैसा मिलेगा? फ्रेशर, वो आदमी फ्रेशर में ज्वाइनिंग किया होगा, फ्रेशर में ज्वाइनिंग होने का बाद वो कंपनी ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसी व्यक्ति को ही इसी बेनिफिट का लाभ मिलेगा। डायरेक्ट 15,000 रुपया सब्सिडी मिलेगा। आपने समझ गए कि नया आदमी जो भर्ती होगा उसी को ही 15,000 का बेनिफिट मिलेगा। ये स्कीम 2 साल तक ही चलेगा। इसी में देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसका एलिजिबल एंड कंडीशन क्या रहेगा। एलिजिबल एंड कंडीशन है एप्लीकेबल टू ऑल सेक्टर। एप्लीकेबल टू ऑल सेक्टर क्या है? वो जो हमारा उसी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, आईटी कंपनी सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल कंपनी हो गया, जितना सा भी टोटल सेक्टर को इसी बेनिफिट का लाभ मिलेगा। उसी सेक्टर में नया ज्वाइनिंग में ही 15,000 का सब्सिडी मिलेगा। ओके, उसको लेस देन 1 लाख मंथ सैलरी 15,000 से लेके 1 लाख तक सैलरी मिलने वाले को भी इसी बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 15,000 बेसिक रहेगा, उसका आगे जाएगा तो उसको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ऐसा नहीं है। वो 1 लाख तक भी सैलरी मिलता होगा तो भी उसको भी बेनिफिट मिलेगा। इसमें और एक चीज हम लोग देखते हैं कि इसी जो बेनिफिट को वो बोल रहा है कि 3 इंस्टॉलमेंट में ही वो देगा। कैसा हिसाब में देगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो डायरेक्टली कैश में भी आ सकता है, नहीं तो उधर वो पीएफ का जो पासबुक रहता है उसी में ही आएगा। ऐसा हिसाब में कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, जैसा डिसाइड हो जाएगा पता चल जाएगा। और सेकंड में जो दिया गया है उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट एम्प्लॉय मस्ट अपग्रो ए कंपल्सरी ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेचर कोर्स बिफोर क्लेमिंग द सेकंड इंस्टॉलमेंट। उसका अर्थ है एम्प्लॉय को कुछ लिटरेचर फाइनेंशियल लिटरेचर कोर्स भी भरना पड़ सकता है कि दूसरा कुछ फॉर्मेलिटी रहेगा वो भी पूरा करना पड़ेगा। देन सब्सिडी टू बी रिफंडेड बाय द एम्प्लॉयर इफ द एम्प्लॉयमेंट टू द फर्स्ट टाइमर एंड विद इन 12 months ऑफ रिक्वायरमेंट। इसी में मजा किसको आएगा? एम्प्लॉय को आएगा। और इसी में झटका भी किसको लगेगा? एम्प्लॉयर को लगेगा। एम्प्लॉय कौन है? जो काम करता है। एम्प्लॉयर कौन है? जो काम देता है। जो काम करता है उसको तो मजा ही आ जाएगा, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल गया। लेकिन और 12 महीना का लिमिटेड टाइम में आइदर एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चला जा रहा है, जो कि 9 मंथ 9 नंबर महीना भी वो चला जाता है, 10 नंबर महीना को भी 1 दिन भी पूरा नहीं होने से भी उसको चला जाता है, एग्जिट होता है एम्प्लॉय में, तो एम्प्लॉयर को इसी का पूरा 15,000 रुपया उसको रिफंड करना पड़ेगा, ईपीएफओ डिपार्टमेंट को एंड गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसके लिए आपने कोई भी एम्प्लॉयर अभी क्या करेगा?
एग्रीमेंट करके रख सकता है, नहीं तो एक टर्म एंड कंडीशन करके भी रख सकता है कि भाई मेरा कंपनी से तू छोड़ के चला गया तो तेरे को मैं 15,000 रुपया डायरेक्ट सैलरी भी कट कर दूंगा बोल के भी बोल सकता है। वो कंपनी का हिस्सा में टर्म एंड कंडीशन रहेगा। और उसी में एम्प्लॉय को एक बड़ा बेनिफिट रहेगा, कोई भी एम्प्लॉयर डायरेक्टली एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकता है। Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector. The scheme is expected to benefit. Third, Scheme C, support to employers. This employer-focused scheme will cover all additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month. The government will reimburse up to 3,000 rupees per month for 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. सैलरी का 12% को डिवाइड 12% इंटू 2 करेगा तो उसमें 24% आता है। 20 सैलरी का 25,000 का 24% करेगा तो उसमें कितना है 6,000 आएगा। 6,000 में से डिवाइड करेगा 2 करेगा तो उसमें 3,000 तक पड़ रहा है। 3,000 में एम्प्लॉय को भी 3,000 रुपया जाएगा, एम्प्लॉयर को भी 3,000 रुपया जाएगा। इसका इसी ए का स्कीम का एग्नेस्ट में वो दूसरा भी चालू रहेगा। ऐसा नहीं है कि स्कीम ए में पैसा मिल रहा है तो स्कीम बी का पैसा लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। स्कीम ए का भी पैसा उसमें लागू होगा प्लस स्कीम बी का भी पैसा जो है उसमें दोनों का बेनिफिट देखेंगे। स्कीम नंबर सी, स्कीम नंबर सी में आइदर एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली 50 से ज्यादा वर्कर को हायरिंग कर रहे हैं कंपनी का अंदर, उसी की भी 24% का मिलेगा। पहला साल 24 मिलेगा, उसका साथ 8% मिलेगा, देन 3 नंबर साल उसको 4% मिलेगा। वो 3 साल तक वो स्कीम चले। और पार्ट नंबर बी में जो है वो नया रहे और पुराना रहे, दोनों को 24% वो रहेगा। लेकिन उसी में जो 50% का जो वर्कर हायरिंग करेगा कंपनी, 50% से नीचे नहीं आना चाहिए, वर्कर कम नहीं होना चाहिए। आइदर बैलेंस मैनेज करता रहेगा तो वो एलिजिबल रहेगा, कंपनी एम्प्लॉयर एलिजिबल रहेगा, उसका कोड एलिजिबल रहेगा, कोड एलिजिबल रहेगा तो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा। अब देन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी मेन टॉपिक हमारा विड्रॉल प्रोसेस कैसा रहेगा। अभी विड्रॉल प्रोसेस गवर्नमेंट ने चेंजेस करने, उसी में आपको जितना सा भी है मैं बताऊंगा स्टेप वाइज। आपने सब टोटल स्टेप को वीडियो देख के आपका फुल चेक कर लेने का। पहला स्टेप में देखने का बैंक अकाउंट विद आधार कार्ड। बैंक अकाउंट विद आधार कार्ड मैं बोलता हूं कि मेरा नजर में मेरा पास 5 अकाउंट है। 5 अकाउंट में मैं मेरा दिल में रखूंगा कि मेरा पास तो 5 अकाउंट है। 5 अकाउंट तो आज का डेट में तो बिना अकाउंट नंबर खुलेगा नहीं आधार कार्ड में। सब में मैं आधार कार्ड का लिंक करके रखा हूं, ये सब गलत चीज है। टोटल अकाउंट में आपने बैंक में लिंक करके रखे हैं, लेकिन उसी में कौन सा चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, आपका कौन सा बैंक में डीबीटी हुआ है वही अकाउंट को ज्यादा प्राधान्य दिया जाएगा। जैसा आपने एक सिंपल सी बात बोलता हूं, आपका पास आजकल का डेट में सब आदमी फोन पे एंड गूगल पे चला रहा है। फोन पे एंड गूगल पे में जब आपने एक एड अकाउंट में जाएंगे, उसी में एक चीज नोटिस करने लेने का आप लोग ने, आज नहीं भी मालूम है तो आपने ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। उसी में देखिए आपका 4 अकाउंट को आपने गूगल पे में एंड फोन पे में आपने एक्टिवेट करके रखे हो। उसी में जो अकाउंट नंबर को आपने प्राइमरी रखे हो, उसी अकाउंट नंबर में ही जो आदमी भी भेजेगा फोन पे में प्राइमरी में पकड़ लो। आपका पास 3 अकाउंट है, एक स्टेट बैंक का है, HDFC का है, इंडियन बैंक का है। पहले आपने स्टेट बैंक को प्राइमरी में रखे हो। प्राइमरी में जो बैंक रहेगा, जिधर से भी पैसा गूगल पे का अंदर ट्रांजेक्शन होगा, वही प्राइमरी अकाउंट को ही वही पैसा जाएगा। हम लोग पहले चेक करते हैं हमारा आधार कार्ड इन बैंक अकाउंट का अर्थ क्या है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। गूगल क्रोम को आपने सिंपल से ऑन कर देने का। ऑन करने का बाद आपने यहाँ ऊपर में एड्रेस बार में UIDAI को आपने जस्ट टाइप कर देने का। UIDAI.gov.in को आपने टाइप कर देने का। जैसा आपने टाइप कर देंगे यहाँ पे लैंग्वेज का आ जाएगा। लैंग्वेज को आने के बाद यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वेलकम में आपने जस्ट थोड़ा सा क्लिक कर देने का। जैसा आपने क्लिक कर देंगे आपका
आइडेंटिफिकेशन का साइड में इंक्वायरी आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियली वेबसाइट पोर्टल का अंदर आपने रिडायल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको ऐसा नहीं मिलता है तो आपने ये जो दो एरो मार्क है, तीन एरो मार्क जो है 3 स्टेप में मिलता है, आपको एरो मार्क में क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देखिए इसी में माई आधार.gov.in लिखा है, इसको ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देने का। जैसा आपने क्लिक कर देंगे उसका एक लॉगिन और पासवर्ड का एक स्क्रीन आपका ऊपर शो करेगा। देखिए मेरा पास अभी क्या हुआ, थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है, आ गया लॉगिन का, ऐसा ही आ जाएगा। जैसा लॉगिन का इधर आ जाएगा उसी लॉगिन में आपने क्या करेगा, थोड़ा सा क्लिक कर देने का। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इंटर योर आधार कार्ड नंबर मांगेगा, इसमें मैं मेरा आधार कार्ड नंबर में टाइपिंग कर दूंगा। जैसा आपने पहले से आधार कार्ड भर देने का, देन जो कैप्चा आपका रहेगा सेम टू सेम कैप्चा उसी में आपने भर दिया। थर्ड में जैसा आपने ओके करेंगे आपका ऊपर गेट ओटीपी आ जाएगा। गेट ओटीपी आपका जो रजिस्टर हुआ होगा आधार कार्ड का अंदर जो मोबाइल नंबर, उसका अंदर एक ओटीपी जाएगा, वही ओटीपी को यहाँ पे आपने फिल अप कर देंगे। ओटीपी नंबर जैसा आपने प्रोवाइड कर दिया तो आपका आधार कार्ड का साइट का अंदर आपको जो पर्सनल साइट दिया गया है उसका अंदर आपने रिडायल कर लेंगे। रिडायल होने के बाद देखिए इसी जगह में देखिए एक जगह में उसमें शो करता रहेगा बैंक सीडिंग स्टेटस। बैंक सीडिंग स्टेटस का ऊपर आपने जितना जब क्लिक कर देंगे, देखिए जैसा बैंक सीडिंग स्टेटस में आपने जस्ट क्लिक कर दिया तो उसमें देखो आधार कार्ड का नंबर में आपका आधार कार्ड का नंबर आ जाएगा, जो बैंक में एक्चुअली आपका डीबीटी हुआ होगा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट का बेनिफिट, जिसमें एक ही मैं बोला हूं आपका पास 5 भी अकाउंट रहे, 5 अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। आधार कार्ड का अंदर जो बैंक अकाउंट लिंकेज रहेगा वही बैंक अकाउंट को ही डीबीटी माना जाएगा। इसके लिए इसमें बैंक सीडिंग का स्टेटस में एक्टिव है, वो ग्रीन मार्क रहना चाहिए, नहीं तो इसमें कभी कभी इनएक्टिव भी बता रहा है। इनका एक्टिव बताएगा तो आपने डायरेक्टली बैंक में जाके भी इसको डीबीटी कर सकते हो। आइदर आपका पास स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक छोड़ के बाकी अदर्स बैंक है तो उसका भी प्रोसीजर थोड़ा सा बता दूंगा, आपने देखते रहो वीडियो में मैं क्या कहा। टैक्स बार में जाके फिर वापस EPFO.gov.in साइट में रिडायल हो जाएंगे। रिडायल होने का बाद देखिए रिडायल हो जाएंगे। रिडायल होने का बाद देखिए इस जगह में क्या KYC ऑपरेशन मेंबर आएगा, उसी जगह में हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसा हम लोग क्लिक कर देंगे इसी जगह में सेम टू सेम ईएमए पासवर्ड और कैप्चा मांगेगा, उसी 3 चीज को हम लोग फिलअप करके हम लोग क्या करेंगे, साइन इन में क्लिक कर देंगे। साइन इन में जैसा क्लिक कर देंगे एक ओटीपी पास होगा आपका सेम मोबाइल नंबर में, सेम मोबाइल नंबर से ओटीपी इसमें डाल के कैप्चा भर के देना आप हम लोग ओके कर देंगे। जैसा आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा गवर्नमेंट में जो हमको ईएमए का साइट प्रोवाइड किया है उसका अंदर हम लोग रिडायल हो जाएंगे। रिडायल होने का बाद हमारा पहले मेंबर प्रोफाइल्स में क्या क्या लगा है आपने चेक कर लेने का, इसी में हमारा काम आज कुछ नहीं है। देन हम लोग जाएंगे मैनेज में जाके KYC में होगा, KYC का अर्थ है नो योर कस्टमर, उसी जगह में हम लोग कर देंगे क्लिक कर देने का बाद इसी जगह में 3rd नंबर पेज में आपने रिडायल हो जाओगे। रिडायल होने के बाद देखिए इसी जगह में आपका बैंक का रहेगा, उसी में देखो जो पहला बैंक लगा होगा उसी में आपने चेक कर लेने का। आइदर जो पहला बैंक आपने सीडिंग हुआ है PF का अंदर कनेक्टेड है, उसी अकाउंट में आपका आइदर आधार कार्ड में डीबीटी में शो कर रहा है तो उसको और कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा। यदि आपका सीडिंग में जो बैंक अकाउंट लगा है उसका डिफरेंट है और डिफरेंट बैंक में आपका क्या सीडिंग हुआ है, आधार सीडिंग में डिफरेंट अकाउंट नंबर है और आपका EPFO में डिफरेंट दिखा रहा है, तो आपने देन बैंक का ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसा बैंक का ऑप्शन को आपने क्लिक कर देंगे इसी में आपका कन्फर्म बैंक अकाउंट मांगेगा और इसका फिर वापस बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा, IFSC कोड डालना पड़ेगा, देन इसको सेव कर देंगे। सेव करने का बाद आपको एक वेरीफाई IFSC कोड का ऑप्शन देखेगा, उसको वेरीफाई IFSC ऑप्शन को आपने क्लिक कर देंगे, देन टिक मार्क करके जैसा सेव कर देंगे इसका नीचे में आपका आ जाएगा KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल। KYC बैंक डायरेक्ट आके KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल में आ जाएगा। KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल में जैसा आ जाएगा वो पहला स्टेप में कहा जाएगा, आपका सेम बैंक नंबर में जाएगा, बैंक वाले उसी में अप्रूवल करेंगे, देन आपका
एम्प्लॉयर का पास जाएगा, कुछ दिनों का बाद एम्प्लॉयर आपका केआईसी अप्रूव कर देगा। जैसा अप्रूव हो जाएगा करंट स्टेटस एक्टिविटी केआईसी में, वो ऊपर साइड में आपका शो करेगा। ऐसा टिक मार्क ग्रीन में आ जाएगा, वो ध्यान देने का, बार बार आपको चेक करना रहेगा। आपका बैंक अकाउंट का डिटेल जो है करेक्ट रखने का, देन आपका पैन कार्ड में जो नाम है वो भी करेक्ट रखने का, देन आपका आधार कार्ड का नाम में भी जो भी है वो चीज भी करेक्ट रखने का। इसी नोटिस में इसके लिए बोला है कि 30 तारीख तक एक्चुअली उसका टाइमिंग था। एक्चुअली आगे एक्सटेंड हुआ है कि नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हिसाब में आपका खुद का मोबाइल में कि नहीं तो लैपटॉप में आपने करना पड़ेगा। और ध्यान देने का, उसी में आपका बैंक का डाटा, पैन कार्ड का डाटा, आधार कार्ड का डाटा, तीनों चीज आपका मैच होना चाहिए। आज तब जाके आपने वो, जब भी गवर्नमेंट ने अभी अप्रैल से लेके जून का 3 महीना में जैसा आपका ईपीएफओ का विड्रॉल एटीएम कार्ड इशू करेगा, उसी में आपका प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। आइदर आपने ये चीज को इग्नोर करके आज का डेट में आप देखा नहीं कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स है, आधार कार्ड में प्रॉब्लम्स है, पैन कार्ड में प्रॉब्लम्स है और बैंक अकाउंट में मैच नहीं कर रहा है, आधार कार्ड का डाटा का साथ ईपीएफओ में मैच नहीं कर रहे, वो सब आज का डेट में आपने इग्नोर कर दिया तो इन फ्यूचर टाइम में आपने बहुत पछताओगे, आपको जो कि पैसा भी विड्रॉल कर नहीं पाओगे। इसके लिए लेटर का अंदर डायरेक्टली वो बोल दिया गया है, गो टू ईपीएफओ मेंबर पोर्टल, पहले मेंबर पोर्टल में जाने का, क्लिक ऑन द एक्टिवेट ईएन, देन आपको सेम टू सेम जो चीज में बोला एक्टिवेट ईएन का लिंक में जाके एक्टिवेट कर लेने का। एक्टिवेट करने का बाद 3rd नंबर में आपका आधार कार्ड का नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज ए टू जेड तक मोबाइल नंबर तक जैसा लिंक करने का वो टोटली आपको इसी वीडियो में डिस्कस कर लिया। वही हिसाब में आपने चेक कर लेने का। एग्री टू आधार ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा, वो करने का गेट पिन बनाना पड़ेगा। पिन बनाने का बाद इसी जगह में देखो दिखाता है 3 नंबर में यूएन योर आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। आधार कार्ड में जो चीज अंदर में बात किया वो सब चीज यहाँ लिखा है, वही हिसाब में आपने टोटल कर देने का। देन आपका इन फ्यूचर टाइम में आपको और कुछ परेशानी नहीं होना पड़ेगा। आज के लिए इतना सा, फिर देखेंगे दूसरा चैप्टर में दूसरा एक टॉपिक का ऊपर। बाय बाय।